हेलो एवरीवन। तो आर ओ एग्ज़ाम जो कि 27 जुलाई को होने जा रहा है, करंट अफेयर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 होगा। इसका जो पार्ट 1 है तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जनवरी से लेकर 10 जुलाई तक का सारा करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। मटेरियल थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम लोग इसको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो पार्ट 1 है उसके आगे हम इस वीडियो में चलते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंक में भारत की स्थिति क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रैंकिंग है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी। तो ध्यान दीजिएगा कि ग्लोबल वैश्विक लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 की जो रैंक है, भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। लीड ग्रीन बैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? चाइना है। दूसरे स्थान पर कनाडा है। तीसरे स्थान पर हमारा भारत। चौथे स्थान पर साउथ कोरिया है। पांचवें स्थान पर यूएई है। लीड का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, यानी कि LEED, लीड। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है। फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से एक अभ्यास का आयोजन किया था। यह अभ्यास हवाई अभ्यास था। नाम दिया गया था इसको विंग्ड रेडर्स। फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किया गया। तो साइक्लोन नामक जो अभ्यास होता है, इसे भारत और इजिप्ट यानी कि मिस्र मिलकर करते हैं। 2025 में साइक्लोन युद्धाभ्यास का तीसरा संस्करण रहा था। यह इसका 3rd एडिशन है। कहाँ पर हुआ था? यह राजस्थान में किया गया था, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। देखो दोस्तों, जो भी करंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको एटलीस्ट 2 टाइम जब आप इसे देखेंगे, इसे सुनेंगे, तब जाके ही ये मामला क्लियर होगा। तो पहली बार तो इसे चाहे जब आप देखें, दूसरी बार प्रयास ये करें कि जब आप मतलब सोने के लिए जाएं ना, उस समय ये वीडियो ज़रूर आप वॉच करें और इसे फुल वॉच करें। ठीक है। चर्चा में रहा कृत्रिम सूर्य EAST। तो ईस्ट नामक एक आर्टिफिशियल सन को बनाया गया है। अब एक बदमाशी तो बस चाइना ही कर सकता है, लेकिन ईस्ट का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। दैट इज एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। तो ये है ईस्ट का फुल फॉर्म। भारत की पहली, अब पहली है तो क्या है, इम्पोर्टेंट हो गई। फेरेट रिसर्च सुविधा कहाँ पर शुरू हुई है? फेरेट रिसर्च सुविधा तो ये शुरू की गई कहाँ पर? हरियाणा में। इस संस्था में क्या होगा? संक्रामक रोग पर रिसर्च होगा, वैक्सीन बनेगी और परीक्षण होगा। तो भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा ये कहाँ पर शुरू हुई है? हरियाणा में। और BAPS संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है, इसका उद्घाटन साउथ अफ्रीका में किया गया है। BAPS कई बार इसको भी एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होगा बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को होता है। जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं। इस साल की थीम है पल्सेज, यानी कि दालें, कृषि खाद्य प्रणाली में विविधता लाना, ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी इन एग्री फूड सिस्टम। नेक्स्ट है, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो फिलहाल कहा जा रहा है कि 100 गीगावाट। ठीक है। हमारे जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। और पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। तो ये थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। देश में फिलहाल जो सौर ऊर्जा क्षमता है वो 100 गीगावाट है, लेकिन क्या कहा गया है कि 2030 तक इसे बढ़ाकर 500 गीगावाट कर दिया जाएगा। इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है? तो भोपाल। तो ये दोनों ही प्रदेश जो हैं कहाँ के हैं? दोनों ही प्रदेश नहीं, शहर, ये दोनों ही जो है मध्य प्रदेश में हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 163 के तहत ये जो भीख मांगना है इसको अपराध घोषित किया गया है। तो इंदौर पहला शहर था, इसके बाद भोपाल में भी अब कोई भीख या भिखारी आपको नहीं दिखेगा। जोमेटो बोर्ड का नाम बदल गया है, नया बोर्ड कर दिया गया है। नए बोर्ड का नाम क्या कर दिया गया है? इटर्नल। जोमेटो जो है यह इटर्नल के नाम से अब जाना जाएगा। जोमेटो के CEO कौन है? इनका नाम है दीपेंद्र गोयल। DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग का अनावरण किया है? तो DRDO ने और IIT हैदराबाद ने, DRDO और IIT हैदराबाद ने मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग का अनावरण किया है। मतलब ये जो 3D प्रिंटिंग होगी वो धातु से होगी। अभी तक जो भी प्रिंटिंग हुई है वो आपको पता है लगभग प्लास्टिक की गई है, लेकिन अब धातु से 3D प्रिंटिंग की जाएगी। इसमें 1 मीटर लंबे कंपोनेंट का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रिंटर से रॉकेट और रक्षा क्षेत्र के बड़े कंपोनेंट बनाए जा सकेंगे। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो देखो फरवरी 2025 में मिसेज वर्ल्ड 2025 का आयोजन किया गया था। तो मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। कौन बन गई हैं? शेगो गिलाय। क्या नाम है? शेगो गिलाय। साउथ अफ्रीका की जो शेगो गिले हैं या गिलाय हैं, इन्होंने लास वेगास में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत लिया है। और फ्रेंड्स मैंने कल भी आपको बताया था, पुनः आपको बताना चाहूँगा कि 2025 में जो मिस वर्ल्ड बनी हैं ये कहाँ से हैं? थाईलैंड से हैं। क्या नाम है? तो इनका नाम याद रखिएगा, ओपल सुजाता। ये ओपल सुजाता इनका नाम है, सुजाता नहीं सुचाता, ठीक है, च है। 27 फरवरी को नासा का एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? स्फीयर एक्स। स्फीयर एक्स क्या है? नासा का बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। उद्देश्य इसका क्या होगा? ये जो टेलीस्कोप भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है यूनिवर्स का जो डेवलपमेंट हुआ, यूनिवर्स का जो विकास हुआ, मिल्की वे गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी के रहस्यों को उजागर करने के लिए ये जो दूरबीन है स्फीयर एक्स, इसको किसने भेजा है? नासा ने भेजा है। स्फीयर एक्स 27 महीने तक अंतरिक्ष में रहेगा और 4 बार पूरे आकाश को स्कैन करेगा। यह योजना 600 इमेज लेगा। रोजाना कितने इमेज? 600। और 6 महीने में पूरे आकाश का एक नक्शा भी बनाएगा। हालांकि आपको याद होगा कि एक 3D मैप बनाने के लिए ESU यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी प्रयास शुरू किए थे, लेकिन फ़िलहाल अब ये जो कार्यक्रम था ESU ने इसे रोक दिया है। लेकिन फ़िलहाल इसी प्रकार से मिलता जुलता एक कार्यक्रम स्फीयर एक्स के द्वारा भी किया जा रहा है। इसका बजट है $488 मिलियन। स्फीयर एक्स यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, इपोच ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एंड आइसेज एक्सप्लोरर, ठीक है, तो ये आप समझिएगा। नेक्स्ट है आपका फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UNHRC से। देखो जो भी संस्थाएं ना एक तरीके से अमेरिका के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाती हैं तो अमेरिका उस संस्था को ही छोड़ देता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से भी अमेरिका जो है फरवरी में बाहर हो गया है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार आयोग है उसमें अमेरिका से कोई मतलब नहीं है, अमेरिका ने उसको छोड़ दिया है। 15 मार्च 2006 को UNHRC का गठन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आपको मिलेगा। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी बनेगी महाराष्ट्र में। ये वन लाइनर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फरवरी 2025 में गुजरात सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो आपको पता है ना कि उत्तराखंड पहला स्टेट बना था जिसने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू की थी। तो अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए जो 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है उसमें अध्यक्ष के तौर पर रंजना देसाई जी को चुना गया है। ध्यान दीजिएगा कि रंजना देसाई जी ने ही समान नागरिक संहिता के लिए उत्तराखंड में भी काम किया था, ठीक है।
तो 27 फरवरी 2025 को उत्तराखंड ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? तो ध्यान देना, एकदम समान समान समान, ठीक है, दोनों समान है ना, तो 44 रहेगा। अनुच्छेद 44 जो है यह समान नागरिक संहिता का लिए प्रावधान करता है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यही हैं रंजना देसाई जी, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, रिटायर्ड सीजे रंजना देसाई। अब इन्हीं को ही चुना गया है गुजरात के लिए भी, ठीक है। तो अगर गुजरात में लागू होता है तो गुजरात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा स्टेट बनेगा, पहला उत्तराखंड है। मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा बिहार में, जो बजट 2024-25 घोषित किया गया था उसमें यह बात कही गई थी 25-26 में। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मखाना बोर्ड की घोषणा की है। और हाल ही में चंद्रिका टंडन ने अपने किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो त्रिवेणी के लिए। भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम एम्बिएंट या चैंड एल्बम श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। क्या नाम है? चंद्रिका टंडन, ठीक है, चंद्रिका टंडन। तो बस 2 लाइन याद रखिएगा कि ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता? चंद्रिका टंडन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। बाकी तो क्रम इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 67वां था, लेकिन क्रम कम पूछा जाएगा, चंद्रिका टंडन का नाम आ सकता है, हो सकता है मैच के लिए आपको दे दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी कि सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? यहाँ पर दूसरा काट दीजिएगा, पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। ऐसा करने वाला जो पहला स्टेट है यह बन गया है कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक सरकार ने इसके लिए राज्य के अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड्स स्थापित करने का आदेश दिया है। ऐसे लोग जो लोग बहुत ही मिजरेबल पोजीशन में हैं और जिनकी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती हैं, अपनी बीमारी के कारण बहुत ही कष्ट में हैं, ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये जो अधिकार है लागू कर दिया गया है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। और इसे लागू करने वाला जो पहला स्टेट बना है वो कर्नाटक है। भारत में पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सफ़ेद बाघ का जो प्रजनन केंद्र है यह स्थापित होगा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी है। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है गुनेरी गांव। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात का जो गुनेरी गांव है यह गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। फिलहाल मैं आप लोगों से यहाँ पर 3 सवाल करूँगा। पहला सवाल तो ये कि गुजरात का वह गांव जो पहला सौर ऊर्जा से पूर्णतया संचालित होने वाला गांव बना। दूसरा ये कि गुजरात का वह गांव जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित होने वाला सीमावर्ती गांव बना। पहला कौन सा है? पहला तो मोढेरा आपको याद होगा। दूसरा कौन सा बना था? जो कि सीमावर्ती गांव है, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि गुजरात में मैंग्रोव वनस्पति आपने नाम सुना होगा। तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात मैंग्रोव के लिए किस स्थान पर जाना जाता है, यानी कि सबसे अधिक मैंग्रोव के लिए जो पहला स्थान है या गुजरात का दूसरा स्थान है, ये आप बताइए, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने दूसरा आईसीसी वोमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप को जीता है? ध्यान दीजिएगा, यह दूसरा था, आईसीसी के द्वारा आयोजित किया गया था। वोमेंस अंडर 19 साल से कम वर्ष की जो महिलाएं हैं वह इसमें पार्टिसिपेट कर पा रही थी। T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, मतलब 19 साल से कम उम्र की लड़कियों के द्वारा खेला गया यह T20 विश्व कप था। और इसको जीता है किसने? भारत ने जीता है। तो भारत ने किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को हराया था। आयोजन इसका यहाँ पर किया गया था, मलेशिया में किया गया था। जनवरी 18 से लेकर 2 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। भारत ने दूसरी बार इसे जीता है। और अभी तक ये जो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुए हैं फीमेल के लिए, दोनों का विजेता जो है वो कौन रहा है? भारत रहा है, ठीक है। यफ लगा लो यहाँ पर, फीमेल। पहला संस्करण कब हुआ था? 2023 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। दूसरा कहाँ पर हुआ? मलेशिया में हुआ। और पहली बार 2023 में भारत ने इंग्लैंड को हराया था। लेकिन इस बार वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि इस बार जो आयोजन हुआ था वो मलेशिया में हुआ था। भारत ने किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराकर जीत लिया है। तो महिलाओं का अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप ये जीता है किसने? तो इसको जीत लिया है भारत ने। किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को। नेक्स्ट है आपका कि विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी यह होता है विश्व कैंसर दिवस।
2 फरवरी को क्या मनाया जाता है बताओ? बहुत ही प्रसिद्ध दिवस है, अक्सर एग्जाम में आता है। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? फिलहाल कैंसर दिवस की थीम क्या है 2025 के लिए भी, 2026 के लिए भी और 2027 के लिए भी? तो थीम है यूनाइटेड बाई यूनिक। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो कर्मयोगिनी वीरांगना। ठीक है, ये जो किताब है लिखी गई है विजया राहटकर के द्वारा। अब देखो आपका आ गया यहाँ पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ये कब होता है? 2 फरवरी को होता है। इसकी थीम मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीम है इसकी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्व पुस्तक मेले 2025 का फोकस देश कौन सा है? आपको पता है ना विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में आयोजित किया गया था प्रगति मैदान में। तो फोकस कंट्री है रूस। ठीक है, और ये आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था, प्रगति मैदान में स्थित है। 1 से 9 फरवरी 2025 तक उद्घाटन किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, आयोजन किया गया था नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। थीम क्या रही थी? रिपब्लिक एट 75, ये ध्यान रखिएगा। तो फोकस कंट्री रहा था रूस। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य की उधवा झील का नाम क्या है? उधवा झील। तो उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि भारत में, ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, लेटेस्ट अपडेट कर लेते हैं। भारत में अब ना 91 रामसर साइट्स हो गई हैं, ये आप ध्यान रखना। कितनी हो गई हैं? 91 हो गई हैं। तो फिलहाल ये जो उधवा झील है ये झारखंड में है, खेचियोपाली वेटलैंड सिक्किम से, सकारा कोट्टई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु से और थीरतंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु से। तो ये तमिलनाडु से 2, एक सिक्किम से, एक झारखंड से शामिल किए गए थे। इसके बाद 2 और शामिल किए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 2 नए जो रामसर साइट शामिल किए गए हैं, जिसके बाद संख्या जो 91 पहुंच गई है। तो दोनों राजस्थान से हैं, एक खींचन है फलौदी ज़िले से, एक मैनार है उदयपुर से। तो अब भारत में कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं? 91। और भारत में कितने नेशनल पार्क हो गए हैं? फिलहाल हो गए हैं 106 से बढ़कर 107। अब आपसे एक सवाल है कि जो 107वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है, ये किसको घोषित किया गया है? आपको बताना होगा कि 107वां नेशनल पार्क कौन सा बना है। ठीक है, तो फिलहाल सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है यह सुंदरबन है, पश्चिम बंगाल का। सबसे छोटा है रेणुका, हिमाचल प्रदेश का। इंदौर और उदयपुर वेटलैंड सिटी प्रमाणन प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हैं। और भारत की जो आर्द्र भूमियाँ हैं इसको 8 भागों में बांटा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया प्रश्न है कि भारत की जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 भागों में बांटा गया है। 2025-26 के बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटन किया गया है? तो वित्त मंत्रालय। ठीक है, और वित्त मंत्रालय को सबसे अधिक बजट का आवंटन किया गया था 2025-26 के बजट में। किस वित्त मंत्रालय को कितना दिया गया है? तो ये दिया गया है 19,39,001.26 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए अपना लगातार 8वां बजट पेश किया है। थीम इसकी है सबका विकास। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% तक लाना लक्ष्य रखा गया है। जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी का कितना परसेंट होना चाहिए? 4.4% होना चाहिए। हाल ही में अपना रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये देखो पहला था तो इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? यूएई में किया गया था। अब देखो रायसीना का नाम आ रहा है, लग रहा होगा कि दिल्ली में हुआ होगा, लेकिन नहीं, ये हुआ था रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन यूएई में हुआ था। कब हुआ था? 28-29 जनवरी को। और इसमें चीफ गेस्ट कौन बने थे? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। हाल ही में किस भारतीय को नासा के एक्सियम 4 मिशन के लिए चुना गया? फिलहाल नासा का जो एक्सियम 4 मिशन है इस पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले शुभांशु शुक्ला ये पहले भारतीय बने हैं। अब इनकी वापसी हो रही है, आपको पता ही है सारा घटनाक्रम। और अब ये 14 तारीख को यानी कि 14 जुलाई को अंतरिक्ष से चलेंगे और 15 जुलाई को ये धरती पर आ जाएंगे। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला जो हैं ये लखनऊ से हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। इस एक्सियम मिशन को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ठीक है, हाल ही में 10वां विज्ञान फाई फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो ये विज्ञान फाई मतलब साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर? गोवा में। तो भारत का जो ये 10वां साई फाई
फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन पणजी गोवा में 29 जनवरी से 1 फरवरी तक किया गया। उद्घाटन किसने किया था? गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत ने। थीम रही थी इसकी हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो ध्यान देना कि देश का पहला जो ग्लास ब्रिज है ये बन गया है कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 30 दिसंबर को कन्याकुमारी में समुद्र पर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसकी जो लंबाई है वो 77 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। अब टूरिस्ट कन्याकुमारी के तट से विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सीधे 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर कुल खर्च आया है 37 करोड़ रुपए का। कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? तो 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 4 खिलाड़ियों को। नाम है डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, मनु भाकर शूटिंग। ठीक है। और खेल रत्न पुरस्कार ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा घोषित होते हैं, जिसमें पुरस्कार की राशि कितनी होती है? 25 लाख रुपए। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 कहाँ पर आयोजित की गई है? तो भोपाल में। तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? भोपाल में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक बात और भी ध्यान रखना कि यह 31वां था। तो जो 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस था 2023 में, यह अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया था। 30वां अहमदाबाद गुजरात में और 31वां हुआ भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसका आयोजन करता होता है राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद। अगला है कि कौन सा राज्य देश की पहली तटीय जल पक्षी गणना कर रहा है? तो ध्यान देना कि ये जो जल पक्षी गणना होती है इसको वेडर बर्ड भी कहते हैं। वेडर बर्ड मतलब ऐसे पक्षी जो प्राय जल में या फिर जलीय किनारों पर रहते हैं। तो जल पक्षी गणना करने वाला जो पहला स्टेट बन गया है ये गुजरात बन गया है। कौन? गुजरात। तो 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में ये गणना जो थी आयोजित की गई थी। वेडर बर्ड वे पक्षी जिनकी लंबी चोंच, पैर, लंबी गर्दन होती है, उथले पानी में सबसे अनुकूलित होते हैं। ये मछली और मेढक पर सर्वाइव करते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है जम्मू मंडल। वर्तमान में भारतीय रेलवे डिवीज़न में कितने मंडल हैं? ये हैं 68। अब जम्मू मंडल जो है यह 69वां मंडल बन गया है। ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और रोड नेटवर्क के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। रेल नेटवर्क में हम चौथे स्थान पर हैं, रोड नेटवर्क में हम दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है। विदेश मंत्रालय ने 2025 के प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए कितने नामों की घोषणा की है? तो 27। तो जो प्रवासी भारतीय पुरस्कार हैं उसमें 27 नामों की घोषणा की गई है। 27 लोग 23 देशों में प्रवास करते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 तक 18वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2029 तक। ध्यान दीजिएगा कि 2029 तक भारत जो है अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित कर देगा। मैत्री 2 रिसर्च सेंटर पूर्वी अंटार्कटिका में लगाया जाएगा। भारत ने अंटार्कटिका में अब तक 3 अस्थायी अनुसंधान केंद्र बनाए हैं। पहला है दक्षिण गंगोत्री, ये बना था 1983 में। दूसरा है मैत्री 1989 में। तीसरा है भारती 2012 में बना था। और अब जो मैत्री 2 बनेगा ये 2029 तक काम करना शुरू कर देगा। वर्तमान में केवल मैत्री और भारती ही काम कर रहे हैं। मैत्री 2 भी आ जाएगा तो फिर 3 हमारे पास अनुसंधान केंद्र हो जाएंगे। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो 7.93%। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज 1994 में यह पारित हुआ। तो COP1 ये हुआ था 1995 में। कहाँ पर? बर्लिन जर्मनी में। COP20 का आयोजन 2024 में किया गया था बाकू अजरबैजान में। 2005 से 2020 तक कुल 36% की कमी दर्ज की गई है। और यहाँ पर बात करें तो क्लाइमेट एक्शन पर COP28 का आयोजन UAE में किया गया था। COP27 इजिप्ट में किया गया था। COP30 का आयोजन होगा ब्राज़ील में।
कॉप 8 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 2002 में, और कॉप 21 पेरिस में आयोजित किया गया था। वर्ष 2025 और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी का नाम क्या रखा गया है? तो ध्यान देना कि 2025 और उसके बाद जो पीढ़ी जन्म लेगी उसको कहा जाएगा जनरेशन बीटा। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ भी जाए, ठीक है। तो जेन जेड के बारे में बात करते हैं। जो लोग पैदा हुए 1995 से लेकर 2009 के बीच में, वो हैं जेन जेड। इसके बाद है जेन अल्फ़ा, 2010 से लेकर 2024 के बीच में जो लोग पैदा हुए ये हैं जेन अल्फ़ा। जेन बीटा वाले हैं 2025 से लेकर 239 तक, ठीक है। तो आप बताओ, आप जेन जेड में हो, जेन अल्फ़ा में हो, या फिर जेन बीटा में हो, बताओ। और अंटार्कटिका में अपने अनुसंधान स्टेशन मैत्री के पास भारत द्वारा निर्मित ताज़े पानी की झील को किस नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका में ना जो भारत का अनुसंधान स्टेशन है मैत्री, उसके बाद भारत ने एक ताज़े पानी की झील बनाई है और उसको नाम दिया है प्रियदर्शनी। क्या नाम दिया है? प्रियदर्शनी। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक में, ध्यान रखिएगा, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो उत्तरी ध्रुव आर्कटिक में भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। हिमाद्री की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। और अंटार्कटिका यानी कि साउथ पोल में है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विल्सन मैसिफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और अंटार्कटिका का एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? माउंट एरेबस। यह रास द्वीप पर है, ठीक है। आप चाहें तो ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से जाकर इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। और आपको मैंने बताया ना कि रेल नेटवर्क में भारत चौथे स्थान पर है, मेट्रो रेल में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो हाल ही में मेट्रो रेल में टॉप पर कौन है? चीन है, फिर अमेरिका है और फिर भारत है। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला कौन सी हैं? फिलहाल अब ये भी इस दुनिया में नहीं है। तो फिलहाल दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला जो कि लगभग 116 साल की जीवित रही थी, इना कैनोबरो लुकस, इनकी डेथ हो गई है। ये कहाँ से थी? ये ब्राज़ील से थी, ठीक है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने CBI का एक पोर्टल लॉन्च किया था और इसको नाम दिया गया था क्या? भारत पोल। यह पोर्टल जो था 7 जनवरी को लॉन्च किया गया था। जनवरी 2025 से ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो जनवरी 2025 में ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है कौन? इंडोनेशिया। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है? ब्राज़ील। और 2025 में ब्रिक्स का यह 17वां सम्मेलन है। 2023 में जो आयोजन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में 4 नए देश सदस्य बने थे, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और UAE। सऊदी अरब और अर्जेंटीना ने क्या किया था? मना कर दिया था। 2025 में कौन शामिल हुआ था? इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ध्यान देना कि जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ था उड़ीसा में हुआ था ना, तो मुख्य अतिथि बने थे त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू। और प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष होता है कब? 9 जनवरी को होता है। 2025 की थीम क्या है? विकसित भारत की दिशा में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था, उड़ीसा में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे अधिक शक्तिशाली है? तो सिंगापुर का। सिंगापुर का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 195 गंतव्य तक आप जा सकते हैं। इसके बाद जापान है 193 और कई यूरोपीय संघ के देश और दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर हैं, ठीक है। फ्लेमिंगो किस राज्य का त्यौहार है? फ्लेमिंगो राजहंस भी कहते हैं इसे, राजहंस फेस्टिवल। यह तिरुपति में होता है जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और इस बार यह त्यौहार 5 साल के बाद मनाया गया था। आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील पर राजहंस यानी कि फ्लेमिंगो पक्षी हर साल दूर दराज क्षेत्र से यहाँ आते हैं और प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना में P-75 की 7वीं और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई है। तो भारतीय नौसेना वाला ये जो है ना, मैं आपको ध्यान से बताता हूँ, ध्यान सुनना इसको। भारतीय नौसेना में P-75 की 7वीं और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई है। इसका नाम क्या है? वागसीर, ठीक है। तो 9 जनवरी को प्रोजेक्ट P-75 की 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बागसीर नौसेना को सौंप दी गई है। इसे बनाया किसने है? मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। वागसीर
उन्नत स्टील्थ फीचर्स जैसे ध्वनि को कम करने और बेहतर हाइड्रोडायनेमिक डिजाइन से लैस है। स्टील्थ फीचर के चलते पनडुब्बी को रडार और दूसरे डिटेक्ट करने वाले तकनीकों से पता नहीं लगाया जा सकता। ये टारपीडो और एंटीशिप मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। साथ ही ये पनडुब्बी खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी समेत कई काम करने में भी सक्षम है। P-75 सीरीज में 6 पनडुब्बियाँ हैं। कौन कौन सी? कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। ध्यान देना, ये P-75 सीरीज है। इसमें कितनी पनडुब्बियाँ हैं? 6 हैं। और अंतिम कौन है? वागशीर। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है? तो ध्यान रखना कि विश्व हिंदी दिवस की थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने किसे आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से मराठी को भी शास्त्रीय भाषा में शामिल कर लिया है। 8 जनवरी को मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की बात हाल ही में कही गई थी, जिसमें मराठी है, पाली है, प्राकृत, बंगाली और असमिया है। तो वर्तमान में जो भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषाएं, इनकी संख्या 6 है। ध्यान देना कि सबसे पहले तमिल 2004 में शास्त्रीय भाषा बनी थी, 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़, 2008 में ही तेलुगु, 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया। यानी कि देखा जाए तो जो पहली भाषा थी शास्त्रीय भाषा वो तमिल थी और अंतिम उड़िया बनी थी 2014 में, और अब जो लेटेस्ट है वो मराठी बन रही है 2025 में। ठीक है। हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? तो नई खोजें हुई हैं, उसके बाद पता चला है कि लिथियम भंडार भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है चीन। लिथियम को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। चीन के पास दुनिया का 16.5% लिथियम है। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? चिली के पास है। तो यानी कि लिथियम के मामले में बात करें तो चिली जो है ना, चीन तो दूसरे स्थान पर आ जाएगा, चिली जो है यह पहले स्थान पर है। ठीक है। हाल ही में जारी टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है कौन सा? कोलकाता। पिछली बार बेंगलुरु टॉप पर था, इस बार कोलकाता टॉप पर है। कोलकाता में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसतन 34 मिनट और 43 सेकंड का समय लगता है। तो टॉप पर सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो कोलकाता में है, फिर बेंगलुरु में है, फिर पुणे में है, फिर हैदराबाद में है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? कोलंबिया का वेरेंक्यूला, जहां 16 किलोमीटर प्रति घंटा ही आप चल सकते हैं। कश्मीर में जेड मोड सुरंग या सोनमर्ग सुरंग। ध्यान देना कि ये जो जेड मोड सुरंग है इसको रीनेम किया गया था सोनमर्ग सुरंग के नाम से। इसकी लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर। पीएम मोदी ने 13 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर के गंदेरबाल जिले के सोनमर्ग इलाके में गगनगिर में जेड मोड सुरंग यानी कि सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। नेशनल हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है पल्ले गंगा रेड्डी को। ध्यान देना, और ये भी ध्यान देना कि जो नेशनल हल्दी बोर्ड है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? मखाना बोर्ड तो बिहार में है, हल्दी बोर्ड कहाँ पर है ये बताओ। तो ध्यान देना कि ये तेलंगाना में बनाया गया है, तेलंगाना के निज़ामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है। ठीक है। और इसकी अधिसूचना जो थी वो अक्टूबर 2023 में जारी हुई थी और उद्घाटन जनवरी 2025 में किया गया है। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड यह श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया है। इसरो अपने सभी रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है। यहाँ रॉकेट लॉन्च के लिए 2 पैड हैं, तीसरा भी कहाँ पर बन रहा है? यहीं पर बन रहा है, जो अगले 4 साल में बन जाएगा। भारत में पहली बार लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया कब? 16 जनवरी को पहली बार मनाया गया। तो इम्पॉर्टेंट है, लोकपाल स्थापना दिवस 16 जनवरी, रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकपाल शब्द को किसने गढ़ा था? 1963 में एलएम सिंघवी ने। पहली बार 1809 में स्वीडन में इसका गठन हुआ था ओम्बड्समैन के नाम से। और लोकपाल में 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। ध्यान देना, लोकपाल में 1 अध्यक्ष होते हैं, 8 सदस्य होते हैं। पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे, दूसरे थे अजय माणिक राव खानविलकर, और कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, यानी कि ये 5 वर्ष या उम्र जो है 70 वर्ष जो पहले हो जाए। जनवरी 2025 में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? तो कंपाला घोषणा ये कब अपनाई गई? जनवरी 2025 में। इसका संबंध है जलवायु अनुकूलन कृषि से। कंपाला युगांडा की राजधानी है, जहां जनवरी 2025 में
अफ्रीकन यूनियन की बैठक हुई जहां एक घोषणा पत्र को अपनाया गया और कंपाला घोषणा पत्र इसे कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में कृषि को आधुनिक और सस्टेनेबल बनाने की बात कही गई है। कंपाला घोषणा पत्र 2026 से 2035 तक रहेगा, जिसे मालाबो घोषणा पत्र 2014 से 2025 की जगह पर लाया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट है जनवरी 2025 खो खो विश्व कप का खिताब जीत लिया है किसने? भारत ने जीता है। तो यहाँ पर तो सब कुछ भारत ने ही जीता था और नेपाल दूसरे स्थान पर था। वोमेंस टीम जीता था, यानी कि वोमेंस टीम में खो खो विश्व कप जीता इंडिया ने, मेंस टीम में भी खो खो विश्व कप जीता था भारत ने, इंडिया ने। दोनों में ही नेपाल जो है ये रनर अप रहा था। वोमेंस टीम की कैप्टन है प्रियंका इंगले, मेंस टीम के कैप्टन रहे थे प्रतीक विलकर। और खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? तो 9 प्लेयर होते हैं। मेज़बान भारत कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और खो खो में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान में 9 खिलाड़ी उतरते हैं। पहला खो खो विश्व कप 2025 कब हुआ? 13 से 19 जनवरी 2025 भारत में। शुभंकर का नाम रहा था तेजस और तारा, जो कि हिरण है। नीले और नारंगी रंग के खेल पोशाक में मेंस चैंपियन के लिए एक नीली ट्रॉफी और महिला इवेंट के लिए एक हरी ट्रॉफी दी जाती है। ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे सलमान खान। तो 56वां पुरुष और महिला नेशनल खो खो चैंपियनशिप, देखो विश्व कप के बारे में बात हमने कर लिया, अब बात करेंगे यहाँ पर 56वां पुरुष और महिला नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024 के विनर कौन रहे? तो यह नेशनल राष्ट्रीय था, तो राष्ट्र के ही लोग आएंगे, मध्य प्रदेश स्तर पर होगा। तो महाराष्ट्र इसमें टॉप पर रहा था। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में महाराष्ट्र टॉप पर रहा। तो बाकी कुछ प्रश्न जो बच रहे हैं उनको हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे और जल्दी आपकी ये जो सीरीज़ है जनवरी से लेकर 10 जुलाई तक कंप्लीट करवा दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, वीडियो जैसे ही आए तुरंत देखिए, क्योंकि वीडियो थोड़े आपको जल्दी मिलेंगे। अगर आप वेट करेंगे तो फिर आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, यह 1 जनवरी से लेकर पूरा 10 जुलाई तक हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये PDF चाहिए, पूरी कंप्लीट PDF जनवरी से लेकर 30 जून तक, बाकी 10 जुलाई तक का, 30 जून से लेकर 10 जुलाई तक का जो करंट है वो तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। तो अगर ये PDF आपको चाहिए तो इसको भी डाउनलोड करने का लिंक आपको पहले कमेंट में दे दिया गया है। आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सरल भाषा में लिखा गया है, आसानी से आप इसे पढ़ लेंगे। भले ही यह 186 पेज का है, लेकिन पढ़ने में आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि पेज बहुत ही सुनियोजित तरीके से लिखे गए हैं और बहुत ही सरल हैं। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि यह कितना यूजफुल नोट है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।